बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कानों में हर रोज सिर्फ दो आवाजें पड़ती थी, या तो गुर्बत की भिनभिनाहट जो मुझे कभी सुकून नहीं लेने देती थी, या फिर शहर के बेरहम शोरीदा दिल की धाड़ जो मुझ पर हर गुजरते लम्हे में मेरी बेबसी का एहसास दिलाती थी। मेरा नाम जुबैदा था और मेरी दुनिया गलियों की धूल और अजनबियों की बेपरवाह चेहरों तक महदूद थी। भीख मांगना मेरा मुकद्दर था और मैंने इस मुकद्दर को एक कड़वे घूंट की तरह ही पी लिया था। दिन गुजरते थे और मैं एक साया बनकर रह गई थी जिसे लोग नजरअंदाज कर देते थे या हिकारत से एक सिक्का फेंक देते थे। सूरज की रोशनी मेरे लिए किसी नेमत का नहीं बल्कि एक कड़ी आजमाइश का पैगाम लेकर आती थी, क्योंकि रोशनी में मेरी गुर्बत ज्यादा नुमायां हो जाती थी। एक दिन मैं शहर के उस हिस्से की तरफ चली गई जिसे मैंने हमेशा दूसरी दुनिया का नाम दिया था। वो जगह जहां बंगलों की दीवारें इतनी ऊंची थी कि अंदर के राजों को बाहर की गुर्बत से हमेशा के लिए छुपा देती थी। मैंने एक सफेद संगमरमर के बंगले के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया। ये जगह इतनी पुरशिकवा थी कि वहां भीख मांगते हुए भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने सोचा अगर यहां से एक टका भी मिल जाए तो आज मेरी भूख की आग बुझ जाएगी। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। उसकी वज़ाक़त, उसका लिबास और उसके अंदाज में एक नफासत थी जो मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी वो उसका बढ़ा हुआ पेट था। वो हमला थी। मैंने सर झुका लिया और मेरी जबान पर भीख के वही रटे रटाए अल्फाज आ गए। लेकिन उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। उसने ना मुझे झिड़का, ना हिकारत से देखा और ना ही कोई सिक्का फेंका। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी नाकाबिले फहम उदासी थी जो उसके दौलतमंद पस मंजर से मेल नहीं खाती थी। उसने एक लम्हे के लिए मुझे घूर कर देखा, जैसे वो मेरे जिस्म पर नहीं बल्कि मेरी रूह के अंदर कुछ तलाश कर रही हो। फिर एक धीमी और गैर मुतवक्का आवाज में बोली, अंदर आ जाओ। मैं हिचकिचाई। अंदर? एक भिखारन को इस आलिशान घर के अंदर? मैंने डरते डरते उसके पीछे कदम बढ़ाए। बंगले के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैंने एक मुख्तलिफ मौसम में दाखिला ले लिया हो। हर शय ठंडी, साफ सुथरी और महकती हुई थी। उस औरत जिसका नाम बाद में मालकिन मालूम हुआ, मुझे एक छोटे से लेकिन आरामदेह कमरे में ले गई। वो खुद खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी नौकरानी को बुलाया। मुलाजमा का चेहरा सवालिया निशान बना हुआ था, जैसे वो भी इस गैर मुतवक्के मेहमान को देखकर हैरान हो। मालकिन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि वो सबसे पहले मुझे नहलाए, नए कपड़े दे और फिर खाना खिलाए। इस हुक्म को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? सालों में पहली बार मुझे किसी ने इंसान समझा था। नए कपड़े जो मुझे दिए गए वो सादा लेकिन साफ थे। मैंने अपने जिस्म से गुर्बत की बदबू और गलियों की धूल को धो डाला तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद हल्का हो गया है। जब मैंने साफ सुथरे कपड़ों में खाना खाया तो वो एक शाही ज़ियाफत से कम नहीं था। मालकिन इस सारे अमल में सिर्फ खामोशी से मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार उदासी छाई हुई थी। खाना खाने के बाद मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया। वो अपने हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरती रही। यह एक ऐसा लम्स था जिसमें ममता की कमी थी लेकिन एक गहरा दर्द छुपा था। तुम कल फिर आना, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं वहां से निकली तो मेरा दिल शुक्रगुजारी और खौफ के मिले जुले जज्बात से भरा हुआ था। शुक्रगुजारी इस इज्जत और खाने की थी और खौफ इस बात का था कि ये सब कुछ कितना गैर मामूली था। मैं अब रोज वहां जाने लगी। मेरी जिंदगी एक नए मामूल में ढल चुकी थी। मैं सुबह भीख मांगने के बजाय बंगले की तरफ रुख करती। मालकिन मुझे अपने पास बिठाती, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पूछती थी बल्कि वो सिर्फ मेरी मौजूदगी से सुकून हासिल करती थी। वो घंटों अपनी कुर्सी पर बैठी रहती, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, और मैं उसके कदमों के पास चौपाल मारकर बैठ जाती। वो मेरे लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करती और कई बार तो मुझे अपनी प्लेट से खिलाती भी थी। नौकरानी जीनत अब इस सब की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक खामोश सवाल मौजूद था। वक्त गुजरता गया और मालकिन की खिदमत मुझ पर हद से ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे छोटे छोटे तोहफे देती। उसकी मोहब्बत और शफकत एक ऐसा बादल बन गई थी जिसने मेरी बेकसी की धूप को छुपा लिया था। लेकिन जितना वो मुझ पर मेहरबान होती थी उतना ही उसका रुख अपनी शौहर की तरफ सर्द रहता था। वो शख्स बंगले का मालिक एक कारोबारी शख्स था जो अक्सर सफर में रहता था। जब वो घर पर होता तो मालकिन एक अलग ही रूप धार लेती। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती, एक मसनूई खुशी का इजहार करती, लेकिन जैसे ही उसका शौहर कमरे से निकल जाता उसकी आंखें फिर से उस गहरे कुएं में डूब जाती जहां सिर्फ गम और परेशानी की तारीकी थी। मैंने महसूस किया कि उसका शौहर उसके साथ सर्द महरी से पेश आता था, जैसे वो उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त कर रहा हो। मुझे लगता था कि उनका रिश्ता इस खूबसूरत बंगले की तरह बाहर से पुरशिकवा
मगर अंदर से खोखला था। मैंने एक दिन हिम्मत करके मालकिन से पूछ ही लिया, आप क्यों उदास रहती हैं मालकिन? आपको खुदा ने हर नेमत से नवाजा है। मालकिन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें पानी से भर गईं। जुबैदा, तुम नहीं जानती कि कुछ नेमतें सिर्फ एक दिखावा होती हैं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होती है? तकमील का एहसास। और बाज़ औक़ात उस तकमील को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, या फिर उस तकमील की अदाकारी करनी पड़ती है। ये बात उसने इंतहाई धीमी आवाज में कही, जैसे उसे डर हो कि दीवारों के भी कान हैं। मैं उसके अल्फाज का मतलब पूरी तरह समझ नहीं सकी, लेकिन उनमें एक ऐसी मायूसी थी जो मेरी भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। इस दौरान मालकिन का हमल अपने आखिरी मराहिल में था, या कम अज कम ऐसा ही लगता था। उसका पेट इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसे उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। मैं उसे सहारा देती, उसके पांव दबाती। ये कैसी खिदमत थी जो मैं एक अजनबी के लिए कर रही थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी। शायद खौफ से नहीं, बल्कि इस खौफ से कि अगर मैं वहां से चली गई तो दोबारा गुर्बत और भूख की उस तारीख दलदल में डूब जाऊंगी। मालकिन का बंगला मेरे लिए एक आर्जी जन्नत बन गया था। एक दिन मामूल से 1 घंटा पहले बंगले पर पहुंच गई। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और फिजा में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। ज़ैनब मुलाजमा सहन में झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया। जुबैदा, तुम आज इतनी जल्दी? जी, आज मुझे सुकून नहीं मिला तो मैंने सोचा जल्दी आ जाऊं। मालकिन कहाँ है? मैंने पूछा। ज़ैनब ने झाड़ू रोककर चारों तरफ देखा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, मालकिन आज बहुत परेशान है। वो अपने कमरे में है और किसी को अंदर नहीं आने दे रही। मुझे कह गई है कि कोई भी आए तो कह देना कि वो सो रही है। मुझे लगता है वो बहुत गहरी सोच में है। उसकी आवाज में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। ज़ैनब की बात सुनकर मेरा तजस्सुस जाग उठा। मैंने ज़ैनब को मसरूफ देखा और आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मालकिन की उदासी और उसका गैर मामूली सुलूक मुझे किसी गहरे राज की तरफ खींच रहा था। मैं उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची जहां मालकिन रहती थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद जल्दी में बंद करना भूल गई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मेरे लिए इखलाकियात की हद को पार करने का लम्हा था। मैंने खुद को डांटा। ये सोचा कि अगर मालकिन ने मुझे देख लिया तो क्या होगा, लेकिन मेरे कदमों में जैसे सिर मौजूद था जो मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। कमरे के अंदर का मंजर कुछ और ही था। तमाम पर्दे गिरे हुए थे, लेकिन सुबह की हल्की रोशनी एक तंग दरार से अंदर आ रही थी। कमरे में मालकिन अकेली खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। मैंने पहले उसके पेट को देखा। वो अब भी बड़ा था, लेकिन वो जिस तरह खड़ी थी उसमें वो वक़ार और वो तवाजुन नहीं था जो आखिरी महीनों की हामला औरत में होता है। फिर मेरी नज़र कमरे के दरमियान रखी मेज पर पड़ी, जिस पर एक अजीब सी चीज़ रखी थी जो कपड़ों से ढकी हुई थी। मालकिन उस मेज के करीब गई और उस कपड़े को हटाया। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे जिस्म में खून मुंजमद कर दिया। मालकिन हामला नहीं थी। उसका पेट वो एक मसनूई रबड़ का पेट था जिससे वो हमेशा अपने लिबास के नीचे पहने रखती थी। उसने आहिस्ता से अपने मखसूस लिबास को उतारा और रबड़ का पेट अलग किया। उसके असल पेट पर किसी हमल का कोई निशान नहीं था। वो एक मुकम्मल तौर पर फ्लैट नॉर्मल औरत का पेट था। उस लम्हे मेरी समझ में आया कि उसकी खिदमत, उसकी उदासी और उसका अजीबोगरीब रवैया सब कुछ एक बहुत बड़े झूठे जाल का हिस्सा था। मैं सख्ती की हालत में वहीं खड़ी रह गई और मेरी नजरें वापस बिस्तर की तरफ गईं। जी, बिस्तर की तरफ। अब भी कमरे में झांकती हुई मैंने देखा कि वो मालकिन ने आहिस्ता से बिस्तर की तरफ रुख किया और फिर मैंने एक बार फिर अपने होशो आवाज खो दिए। उसके बिस्तर पर एक निहायत नफीस रेशमी चादर में लिपटा हुआ एक नौज़ायदा बच्चा सो रहा था। वो बच्चा जो अभी चंद घंटे पहले इस दुनिया में आया होगा, बिल्कुल छोटा, मासूम और सुर्ख सफ़ेद था। मालकिन की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन वो गम के नहीं थे। वो शदीद खौफ और एक अजीब सी फतह के आंसू थे। वो बच्चे के पास गई, उसे गोद में लिया और उसे सीने से लगा लिया। मालकिन ने सिसकते हुए बच्चे के माथे पर बोसा दिया और फिर एक ऐसी बात कही जो कमरे की खामोशी में भी मुझे दरवाजे के बाहर तक सुनाई दी। तुम मेरे शहजादे हो, मेरे खानदान का वारिस। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी रूह तक बेच दी है। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं जान पाएगा कि तुम कहां से आए हो। इसका मतलब यह था कि ये बच्चा उसका अपना नहीं था। ये बच्चा कहीं से खरीदा गया था, चोरी किया गया था या किसी गरीब माँ की गोद से छीना गया था। और मेरी पूरी खिदमत, मेरा खाना, मेरे नए कपड़े, ये सब इसलिए थे ताकि वो एक भिखारन को अपने करीब रखे, एक ऐसी गवाह को जो उसके राज की हिफाजत कर सके या जिसे वो किसी वक्त कुर्बानी का बकरा बना सके।
मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ और मुझे अंदाजा हुआ कि वो औरत जो एक दिन पहले मुझसे इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी, एक बहुत बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड है। शायद वो बच्चे को हासिल करने के लिए बहुत अरसे से एक प्लान पर काम कर रही थी। उसके शौहर की सर्द महरी, उसकी अपनी उदासी, उसका नकली हमल, सब कुछ वाजे हो गया। मालकिन ने बच्चे को आहिस्ता से वापस बिस्तर पर लिटाया और अपने मस्तूई पेट को एक सोफे के नीचे धकेल दिया। उसने एक बार कमरे के चारों तरफ देखा, फिर उसने कमरे के एक कोने में रखी हुई एक छोटी सी संदूकची खोली और उसमें से कुछ कागजात निकालकर जलाना शुरू कर दिए। वो उस बच्चे के असल वजूद के हर सबूत को मिटा रही थी। मैं मजीद वहां खड़ी नहीं रह सकी। मेरा गला खुश्क हो चुका था और मेरे पाँव में जैसे कोई जान ही नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, मुझे यहां से भागना है फौरन। अगर वो मुझे देख लेती, अगर उसे शक भी हो जाता कि मैंने उसका राज देख लिया है, तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। एक औरत जो एक बच्चे को चोरी कर सकती है, वो एक बेकारन को चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं पीछे हटी, एक कदम, फिर दूसरा। एक पुराना तख्ता मेरे पांव के नीचे से कड़कड़ाया। वो आवाज जो कमरे की खामोशी में एक धमाका मालूम हुई। मालकिन ने फौरन सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह एक वैसी चमकती हुई दहशत थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, मैं मुड़ी और पूरे बंगले में दौड़ने लगी। मैंने ज़ैनब को नजरअंदाज किया, जिसने हैरत से मुझे देखा और बगैर किसी आवाज के पूरी ताकत से मरकजी दरवाजे की तरफ भागी। बंगले से बाहर निकलकर मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सिर्फ दौड़ती रही जब तक मेरे सीने में दर्द और सांस फूलने न लगी। शहर की गलियों की धूल और शोर अचानक मुझे ज्यादा महफूज महसूस हुआ। वो बंगला जो मेरी जन्नत बन चुका था, अब मुझे जहन्नुम का दरवाजा लग रहा था। मैंने एक राज देखा था, एक ऐसा राज जिसकी कीमत शायद मेरी जान थी। अब मैं दोबारा उसी सड़क पर खड़ी थी जहां से मैंने भीख मांगना शुरू किया था। लेकिन अब मेरे दिल में गुर्बत का नहीं, बल्कि एक अमीर औरत के खौफनाक राज का बोझ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पुलिस को बताऊं? वो मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे? एक बेकारन की गवाही के मुकाबले में एक दौलतमंद बाइज्जत खानदान की वारिस खातून का बयान ज्यादा वजनी होगा। क्या मैं अपने आप को खतरे में डाल दूं, या मैं इस राज को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दूं और मालकिन की मेहरबानियों का एहसान इस तरह चुकाऊं कि मैं खामोश रहूं? ये एक मुश्किल फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने मेरी भूख और गुर्बत की परेशानी को भी पीछे छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि क्या मेरी खामोशी मेरी निजात होगी, या मेरा ज़मीर मुझे जिंदगी भर सुकून नहीं लेने देगा। मेरे फरार को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मैं अब भी दौड़ रही थी। जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन मेरी रूह अब भी उस बंगले के दरवाजे से दूर भाग रही थी। मेरे कदम अब भी शहर के उसी गंदे नुक्कड़ पर ठहरे थे जहां की मैं बासी थी, जहां की तारीकी मेरी पहचान थी। मगर मेरा दिल वहां नहीं था। मेरा दिल तो उस बंगले के बंद कमरे में था, उस नौजायदा मासूम के पास जो एक झूठ की बुनियाद पर रेशम और सोने के झूले में सो रहा था। मैंने कोशिश की कि अपने पुराने मामूल पर वापस आ जाऊं, सड़कों पर बैठूं, हाथ फैलाऊं और जिंदगी की तलखी को गले लगाऊं, मगर मेरे हाथ नहीं उठते थे। मेरे मुंह से भीख के अल्फाज नहीं निकलते थे। मेरी आंखें हर गुजरते चेहरे में मालकिन की वहशत भरी आंखें तलाश करती थी। मैंने जो नया लिबास पहना था, जो मालकिन की मेहरबानी थी, वो अब मुझे आग की तरह जलाने लगा। वो कपड़े नहीं थे, वो एक साजिश का निशान थे, एक मोहर थी जो मालकिन ने मेरी खामोशी को खरीदने के लिए लगाई थी। मैंने वो कपड़े उतार दिए और दोबारा अपने पुराने बोसीदा लिबास को पहना। उस लिबास में बदबू और पसीने के सिवा कुछ नहीं था, मगर उसमें एक अजीब सी आज़ादी थी। अब मैं अपनी असल हालत में थी। 3 रातें मैं सो नहीं सकी। जब भी मेरी आंख लगती, मेरे सामने वो मंजर आ जाता, मालकिन का नकली पेट जो उसने बेदर्दी से उतारा, फिर वो सुर्ख सफेद बच्चा जो उसके बिस्तर पर सो रहा था, एक औरत की ममता की प्यास जो उसे एक जुनूनी मुजरिम बना चुकी थी। बकाया हयात कह रही थी, चुप रह, भिखारियों की आवाज कोई नहीं सुनता। तुम अगर बंगले की तरफ रुख भी करोगी तो वो तुम्हें मसल देगी जैसे कोई कीड़ा। तुमने अब तक जो अच्छा वक्त गुजारा उसे एक अच्छा ख्वाब समझकर भूल जाओ। जिंदगी गुजारना मुश्किल है, मगर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। और जमीर की आवाज जो उस मासूम की बेआवाज चीख की तरह थी, कह रही थी, वो बच्चा किसकी गोद से छीना गया, वो मासूम किस माँ की आह का निशान है। अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो तुम भी इस जुर्म में शामिल हो जाओगी। तुमने उस बंगले में इज्जत पाई, खाना खाया, तुम्हें इंसान समझा गया, तो अब उस इंसान होने का सका अदा करो। ये 2 मुतजाद कुव्वतें मेरे वजूद में एक मुस्तकिल जंग लड़ रही थी। भूख लगती थी तो मालकिन के दिए हुए निवाले याद आते थे जो अब मेरे हलक में फंसे हुए महसूस होते थे। सुकून की तलाश में होती तो उस मासूम की सूरत याद आती जो झूठ के तख्त पर बैठा था।
मैंने खुद को शहर के सबसे पुराने और गुंजान इलाके में गलियों में छुपा लिया, जहां अमीरों की गाड़ियां और उनकी नजरें मुश्किल से पहुंचती थी। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया। मैंने अपनी भीख मांगने का दायरा तब्दील कर दिया। मैंने पुरानी जगह से दूर एक दूसरे इलाके में जाना शुरू कर दिया, मगर खौफ का साया मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। मैं हर भीड़ में एक चेहरा तलाश करती थी। हर तेज गाड़ी की आवाज पर मेरा दिल दहल जाता था। क्या मालकिन ने मुझे भागते हुए देखा था? यह सिर्फ जैनब की हैरान नजर काफी थी, इस बात का इशारा देने के लिए कि कोई गवाह मौजूद है। फिर एक दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा खौफ वहम नहीं है। मैं एक पुराने पुल के नीचे बैठी थी, जहां मैं अक्सर रात गुजारती थी। शाम का धुंधलका छा चुका था। मैंने पुल के ऊपर सड़क के किनारे एक काली चमकदार गाड़ी को सुस्त रवि से गुजरते हुए देखा। यह कोई आम गाड़ी नहीं थी। उसकी चमक और उसके रंग से मालूम होता था कि ये किसी बहुत अमीर शख्स की है। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूर कर देखा है। वो गाड़ी फौरन वहां से गुजर गई, मगर उस एक लम्हे की नजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो नजर खाली नहीं थी, उसमें एक सर्द परखने वाली कैफियत थी। अगले दिन वही गाड़ी मेरे पास से गुजरी। इस बार ये गाड़ी नहीं थी, बल्कि गाड़ी से एक शख्स निकला जो एक आम सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक पेशावराना सख्ती थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसने आसपास के तमाम फकीरों और लोगों को परखा। वो बगैर कुछ किए वापस गाड़ी में बैठा और चला गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मालकिन ने मुझे यहां पहचान लिया है, या उसे शक है कि मैंने कुछ देखा है। उसने मुझे ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं। वो जानती थी कि एक भिखारन के लिए अपना ठिकाना बदलना कितना मुश्किल होता है, और वो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। ये खामोश ताक़ुब मुझे दीवार से लगा रहा था। अगर मैं पुलिस के पास जाती तो उसके लोग मुझे रास्ते में ही खामोश कर देते, और मेरा अंजाम वही होता जो मैंने परसों से अपनी सड़क की जिंदगी में होता देखा है। लाश जो गटर के पास पड़ी मिलती है, जिसकी कोई शनाख्त नहीं होती। इस खौफ ने मुझे दो रास्ते दिए, या तो मैं पूरी तरह गायब हो जाऊं, अपना शहर छोड़ दूं, या फिर मैं लड़ूं। मैंने लड़ने का फैसला किया। मैं सिर्फ भिखारन नहीं थी, मैं इस शहर की सड़कों की बेटी थी, और मुझे इन गलियों के तमाम सुर, इनके तमाम राज मालूम थे। मेरे पास वो नेटवर्क था जो किसी भी अमीर आदमी के पास नहीं हो सकता था। शहर की गली कूचों में फैले हुए भिखारी, कूड़ा चुनने वाले, झापड़ी वाले और छोटे मोटे चोर, वो लोग जो सड़कों की नब्ज को महसूस करते हैं। मैंने अपने चंद भरोसेमंद दोस्तों रफीक और गुलाब से रब्ता किया। रफीक मेरे बचपन का साथी था जो अपनी लाठी के सहारे भीख मांगता था, और गुलाब कूड़े के ढेरों से शहर के अमीर लोगों की कागजात और पुरानी चीजें निकालती थी। उनके घरों की अंदरूनी कहानियां छुपी होती थी। मैंने उन्हें मालकिन के बंगले के बारे में एक लफ्ज नहीं बताया, सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने पिछले 6 महीनों में किसी अमीर खातून के बारे में सुना है जो बहुत बीमार रही हो, जिसका बच्चा पैदाइश के फौरन बाद गायब हो गया हो? रफीक ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, जुबैदा, ये शहर रोज हजारों कहानियां पैदा करता है। अमीरों के घरों में तो हर दिन कोई ना कोई ड्रामा होता है। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं मालकिन नामी एक औरत के बारे में जानना चाहती हूँ, मैंने बताया। वो औरत जो अपने शौहर के खानदान के दबाव में किसी भी कीमत पर वारिस चाहती थी। उसका शौहर अक्सर सफर पर रहता है। गुलाब ने अपना थैला जमीन पर रखा और गौर से मेरी तरफ देखा। मलकन, एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, सलीम की बीवी। मैं हैरान रह गई। तुम कैसे जानती हो? मेरी कूड़े की एक रुकन जो गलियों में घूमती है, वो सलीम के दफ्तर के आसपास के होटलों के कूड़े चुनती है। कुछ दिन पहले एक ऐसा पुराना अखबार मिला था जिसमें सलीम के पिछले साल की एक तस्वीर थी, और एक खबर में लिखा था, वारिस की जरूरत, खानदान सलीम, जिसकी जायदाद बगैर वारिस के खतरे में है। इस खबर के एक हफ्ते बाद मालकिन ने सोशल मीडिया पर अपने हमल का ऐलान किया था। ये बात मशहूर है कि मालकिन बांझ थी। गुलाब ने सर्द लहजे में कहा, अमीरों के झूठ भी कितने साफ सुथरे होते हैं। ये मेरे लिए पहली मजबूत कड़ी थी। मालकिन बांझ थी, उस पर वारिस पैदा करने का दबाव था। उसने ये बच्चा खरीदना नहीं था, बल्कि हासिल करना था। ये एक ड्रामा नहीं था, ये एक मुजरिमाना साजिश थी। रफीक और गुलाब की मदद से मैंने मालकिन के माजी के बारे में मजीद मालूमात जमा करना शुरू कर दी। उसके शौहर सलीम का खानदान एक बहुत बड़ा खानदान था, जिसकी करोड़ों की जायदाद थी, लेकिन वारिस सिर्फ नरीना की सूरत में ही कबूल था। मालकिन ने शादी के बाद कई साल तक औलाद पैदा करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। सलीम को खानदान की तरफ से तलाक देने या दूसरी शादी करने का दबाव था। मालकिन एक बहुत मगरूर और खुद पसंद औरत थी। उसने इस शिकस्त को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो अपने शौहर और उसकी जायदाद से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो उस ताकत से मोहब्बत करती थी जो उस जायदाद की मालिका बनकर उसे मिलती। खानदान की जायदाद
और जाहो जलाल को बचाने के लिए उसने ये खतरनाक कदम उठाया। मैंने एक गुमनाम जरिए से एक और अहम मालूमात हासिल की। मालकिन ने 6 माह पहले एक निजी क्लिनिक में रहम की सफाई का इलाज करवाया था। ये इलाज हमल के ढोंग को मजीद पुख्ता बनाने के लिए ज़रूरी था। ये सब किसी माहिर की मदद से किया गया था। कोई डॉक्टर या कोई गिरोह इस साजिश में शामिल था। ये मालूम करना था कि ये बच्चा कहाँ से आया। वो कोई आम यतीम खाना नहीं हो सकता जहाँ से एक लम्हे में बच्चे को उठाकर मसनूई पेट के साथ फिट कर दिया जाए। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जो किसी कमज़ोर और मजबूर माँ को निशाना बना रहा था। मेरी तलाश अब शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ बढ़ गई। मैंने रफ़ीक को उसके इलाके में तैनात किया जहाँ गरीब ज़्यादा थे और जहाँ अस्पतालों या नाम निहाद दाइयों का कारोबार चलते थे। हमारी मेहनत रंग लाई। तकरीबन 1 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद रफ़ीक के क्लिनिक के बारे में खबर लाया जो एक मारूफ दाई चलाती थी और उसका काम गरीब हामला औरतों की देखभाल करना था। उस दाई का नाम उस्तानी कुलसूम था। ये क्लिनिक बहुत मशहूर था, लेकिन उसकी शोहरत में एक तारीख धब्बा भी था। उस दाई के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से कुछ गायब हो जाते थे। गरीब अकेली माएँ जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होता था, जो खामोशी से आती थी और खामोशी से चली जाती थी। कोई सवाल नहीं पूछता था। रफ़ीक उस्तानी कुलसूम के एक पुराने शागिर्द यूनुस से मिला जो अब बेरोजगार था। यूनुस ने खौफज़दा होकर एक सच्ची कहानी सुनाई। तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक इंतहाई गरीब और जवान औरत जिसका नाम निगहत था, एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए उस्तानी कुलसूम के पास आई। निगहत को उसके ख़ानदान ने ठुकरा दिया था। उस्तानी कुलसूम ने उसे पहले से ज़्यादा खाने पीने और आराम की सहूलियात दी और वादा किया कि वो बच्चे को पालने में उसकी मदद करेगी। निगहत ने मुझे बताया था, यूनुस ने सिसकते हुए कहा, कि जब वो बच्चे को देखती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा प्यार और दर्द होता था। उसने एक दिन मुझे एक पुरानी लकड़ी की लोरी सुनाई थी जो उसके ख़ानदान की रिवायत थी। बच्चा पैदा हुआ और निगहत ने उसे सिर्फ एक रात के लिए देखा। अगले दिन उस्तानी कुलसूम ने निगहत को यह कहकर बाहर निकाल दिया कि यह बच्चा बीमार पैदा हुआ था और मर गया है। निगहत टूट चुकी थी। वो रोते हुए वहां से चली गई और फिर किसी को नजर नहीं आई। लेकिन यूनुस ने मजीद बताया कि उस रात एक काली चमकदार गाड़ी आई थी और उस्तानी कुलसूम गोद में कुछ लेकर उसमें बैठी थी और ये वही बच्चा था जो मालकिन के बंगले के बिस्तर पर था। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, यूनुस ने लरजती हुई आवाज में कहा। लेकिन पीछे की सीट पर एक औरत थी जिसने बड़े सुनहरी फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। वो औरत उस्तानी कुलसूम से बच्चे को लेते वक्त बहुत खुश थी। मैंने फौरन समझ लिया वो सुनहरी फ्रेम का चश्मा सलीम की बहन फारिया का हो सकता था, जो खानदान के वारिस को जल्दी से हासिल करने में मालकिन की मदद कर रही थी। मालकिन अकेली नहीं थी, वो एक ताकतवर माफिया से लड़ रही थी जो सिर्फ एक बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता था। अब मेरा फैसला कतई हो चुका था। मुझे सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि निगहत को ढूंढना था, जो उस बच्चे की असल माँ और मेरी गवाही की सबसे बड़ी ताकत थी। निगहत को ढूंढना एक भूसे के ढेर में सुई तलाश करने के मुतरादिफ था। मेरे पास सिर्फ एक नाम था और एक दुख की कहानी। मैंने शहर के हर पुल, हर मजार, हर फुटपाथ को छान मारा। मेरे पुराने भीख मांगने के मकाम पर, जहां मैंने अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारा था, एक बूढ़ी औरत रहती थी जो गलियों की दानिश्वर मानी जाती थी। उसका नाम नूरी था। मैंने नूरी को निगहत की कहानी सुनाई। नूरी ने मुझे बगौर देखा। उसकी आंखों में हजारों साल की थकन और तजुर्बा था। जुबैदा, उसने कहा, जब कोई माँ अपने बच्चे को खोती है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसकी रूह उस जगह की गिरद मंडलाती है जहां उसने दर्द और प्यार दोनों महसूस किए थे। मैंने नूरी की बात पर ध्यान दिया। निगहत ने बच्चा उस्तानी कुलसूम के क्लिनिक में खोया था। मैं वापस उसी क्लिनिक के करीब गई। मैंने क्लिनिक की दीवार के पास एक पुरानी और जंगालूद बेंच को देखा। उस बेंच पर अक्सर वो औरतें बैठी रहती थी जो वहां से मायूस होकर निकलती थी। मैं 2 दिन मुसलसल उसी बेंच के करीब रही। तीसरे दिन शाम के वक्त मैंने एक साया देखा। एक पतली कमजोर औरत जिसके बाल बेतरतीबी से बिखरे थे उस बेंच पर बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी धुली हुई गुड़िया थी। वो गुड़िया को देख रही थी और उसके होंठों पर कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे से गहरा गम झलक रहा था। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई। क्या तुम निगहत हो? मैंने सरगोशी में पूछा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पानी से भीगी हुई थी। उसने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। तुम कौन हो? मैं जुबैदा हूं, एक भिखारन। मैंने सच कहा। मैं उस झूठ को जानती हूं जो तुम्हें बताया गया था। तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है। निगहत के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम क्या कह रही हो? झूठ? मेरा बेटा?
मैंने उसे मालकिन के बंगले का, नकली पेट का और बिस्तर पर सोते हुए मासूम वारिस का पूरा राज सुनाया। मैंने उसे बताया कि उस्तानी कुलसूम ने उसे किस तरह धोखा दिया। हर लफ्ज के साथ निगहत की मायूसी और गम गुस्से की आग में बदलता जा रहा था। मैंने महसूस किया था कि निगहत रो पड़ी। जब मैं वहां से निकली थी तो मेरा दिल जोर से चीखा था कि मेरा बेटा जिंदा है। इतने खूबसूरत बच्चे को खुदा कैसे मुझसे छीन सकता था? वो उस्तानी कुलसूम एक शैतान की शक्ल में। अब मेरे पास ना सिर्फ गवाह था बल्कि एक मां का दर्द था जो ताकतवर तरीन हथियार बन सकता था। हमारा मंसूबा यह था कि हम बगैर किसी सबूत के पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस फौरन मालकिन और उसके खानदान के हाथों बिक जाएगी। हमें सबूत चाहिए था। सबूत कहाँ है? निगहत ने पूछा। मालकिन ने तमाम कागजात जला दिए हैं। मैंने याद किया, लेकिन एक चीज अभी बाकी होगी। ज़ैनब वो मुलाजमा जो बंगले में सालों से काम कर रही थी, उसने सबसे पहले मेरी आमद को हैरत से देखा था और वो मालकिन के हमल के झूठ को सबसे करीब से देख रही थी। वो जानती थी कि ये बच्चा रातों रात आया है। मैंने निगहत को शहर के एक महफूज कोने में छुपाया और खुद दोबारा बंगले की तरफ रुख किया। मैंने अपना पुराना साफ सुथरा लिबास दोबारा पहना। ये एक बहरूप था जो मुझे अंदर जाने की जुर्रत देता था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे कि मैं रोज आती थी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकन और खौफ के साए थे। सुबैदा, तुम वापस क्यों आई? मालकिन तुम्हें ढूंढ रही थी। अब वो बच्चे की मां बन चुकी है। मैंने मुस्कुराकर ज़ैनब का हाथ पकड़ा। मुझे मालूम है ज़ैनब, मैं उस बच्चे को देखने आई हूं। मुझे यह भी मालूम है कि मालकिन परेशान है। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैंने कमरे में सब कुछ देखा था ज़ैनब, नकली पेट और उस बच्चे की आमद का राज। ज़ैनब का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांप रही थी। चुप रहो, अगर मालकिन ने सुन लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने उनका खौफ देखा है, उनका गुस्सा। वो एक जुनूनी बन चुकी हैं, इसीलिए तो मैं आई हूं। मैंने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हारी और अपनी और उस बच्चे की मदद करने आई हूं। वो बच्चा एक गरीब माँ का है। ज़ैनब, तुम जानती हो कि ये झूठ है। मैं तुम्हें उसकी असल माँ से मिलवा सकती हूँ। मैंने उसे निगहत की दास्तान सुनाई और ज़ैनब को यह भी बताया कि उस्तानी कुलसूम ने बच्चे को बेच दिया था और मालकिन उसकी खरीदार थी। ज़ैनब का ज़मीर जाग उठा। उसने कई रातें इस झूठ के साथ गुजारी थी और उसका दिल इस बोझ से निढाल था। सबूत क्या है? ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछा। तुम्हें कमरे से एक चीज लानी होगी जो मालकिन चलाना भूल गई हो या जो बच्चे की असल वजूद से मुतालिक हो। मैंने कहा। ज़ैनब ने सर हिलाया। मालकिन ने तमाम कागजात चलाए थे, लेकिन मुझे याद है उन्होंने कमरे की दीवार के पिछले हिस्से में, जहां एक खुफिया अलमारी है, कुछ पुराने रिकॉर्ड छुपाए थे। ये शायद उस्तानी कुलसूम के साथ राब्ते के कागजात या माली लेन देन के पर्चे हो सकते हैं। यह हमारी वाहिद उम्मीद थी। रात की तारीकी छा चुकी थी और बंगले में गहरा सन्नाटा था। सलीम, मालकिन का शौहर, अभी भी शहर से बाहर था। मालकिन बच्चे को सुला चुकी थी और खुद शराब के नशे में बेहोश होकर सो रही थी। ज़ैनब ने मुझे पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल किया और हम दोनों आहिस्ता से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़े। कमरा तारीक था। सिर्फ बाहर सड़क की लैंप पोस्ट से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। हमने वो खुफिया अलमारी तलाश की। वो अलमारी पेंटिंग के पीछे थी और ज़ैनब जानती थी कि उसे कैसे खोलना है। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर से एक फाइल और एक छोटा सा चमड़े का डब्बा निकला। फाइल में उस्तानी कुलसूम और मालकिन के दरमियान होने वाली माली लेन देन की रसीदें और मुआहदे मौजूद थे। उन मुआहदों में बच्चे की खरीदो फरोख्त का कोटवर्ट का जिक्र था, कीमती तोहफा बराए वारिस सल्तनत, और उसकी बहुत बड़ी कीमत दर्ज थी। ये सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन चमड़े के डब्बे में क्या था? मैंने डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जिस पर एक औरत की धुंधली सी तस्वीर बनी हुई थी और पुष्ट पर एक लफ्ज खुदा था, निगहत। ये निगहत का लॉकेट था। जब वो क्लिनिक आई थी तो शायद उसने उस्तानी कुलसूम से बच्चे की याददाश्त के तौर पर यह लॉकेट छीन लिया था और उस्तानी ने उसे मालकिन को सबूत के तौर पर दे दिया था। मालकिन उसे जला नहीं सकी। शायद ये उसके जुर्म की याद दहानी थी। हमने दोनों चीजें ले ली। ज़ैनब ने कहा, अब क्या? अब सच को बाहर आना है। मैंने कहा, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हम पहले सलीम के पास जाएंगे। सलीम? वो तो अपनी बीवी का साथ देगा। ज़ैनब घबरा गई। नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सलीम को वारिस चाहिए था, लेकिन वो एक कारोबारी शख्स है। वो झूठ और स्कैंडल से नफरत करता है। ये सबूत ना सिर्फ मालकिन को बर्बाद कर देगा, बल्कि सलीम के पूरे खानदान को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। वो खुद इस मामले को निपटाएगा। वो खानदान की इज्जत के लिए एक बड़ी कीमत अदा करेगा। अगले दिन मैं और निगहत एक वकील की मदद से सलीम के दफ्तर पहुंचे। निगहत ने अपना चेहरा हिजाब से छुपाया हुआ था, जबकि मैंने मालकिन के दिए हुए कपड़े पहने थे।
ताकि मुझे अंदर जाने दिया जाए। दफ्तर में सलीम बहुत मसरूफ था। सेक्रेटरी ने हमें इंतजार करने को कहा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मैंने सलीम की सेक्रेटरी को धमकी दी कि अगर उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो ये राज मीडिया के सामने आ जाएगा और सलीम की करोड़ों का कारोबार तबाही पर आ जाएगा। मेरे एतमाद को देखकर और मेरी आंखों के खौफनाक सच को पढ़कर सेक्रेटरी ने हमें अंदर भेज दिया। सलीम अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था। उसका चेहरा काम की थकन से भरा हुआ था। कौन हो तुम लोग? उसने सर्द लहजे में पूछा। मैंने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने फाइल और निगहत का लॉकेट मेज पर रखा। ये झूठ है सलीम साहब, आपकी बीवी हामला नहीं थी। ये बच्चा आपका वारिस नहीं है। ये एक चोरीशुदा मासूम है जो एक गरीब माँ की गोद से छीना गया है। सलीम ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उस फाइल को खोलकर देखा। उसकी आंखें बड़ी होती गईं और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उस्तानी कुलसूम की रसीदें, लाखों की अदायगी और बच्चे की खरीदो फरोख्त का कोड मुआहदा, ये सब सच था। जब उसकी नज़र लॉकेट पर पड़ी जिस पर निगहत का नाम खुदा था तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये झूठ है। ये मेरी बीवी का एहतराम है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के पास हमारा ये वकील जाएगा। मैंने उसकी कुर्सी की तरफ इशारा किया। लेकिन इससे पहले ये खबर मीडिया के पास जाएगी। खानदान सलीम की इज्जत, आपका कारोबार और आपका नाम सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी बीवी ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो आपके खानदान की दौलत और ताकत हासिल कर सके। सलीम की सारी ताकत और गुरूर उस लम्हे पाश पाश हो गए। वो एक ताजिर था और ताजिर सबसे ज्यादा अपनी साख को बचाता है। उसने लॉकेट की तरफ इशारा किया। ये कौन है? निगहत ने हिजाब हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक माँ की मजबूती थी। मैं हूं सर, मैं उस बच्चे की माँ हूं। सलीम ने दोनों को देखा, फिर फाइल को दोबारा देखा। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, खामोशी और उस स्कैंडल को दबाना। अगले चंद घंटों में सलीम ने सब कुछ संभाल लिया। उसने मालकिन को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही उसके मसनूई हमल के ढोंग और बच्चे की खरीदारी पर सख्त सवालात किए। मालकिन का वहम टूट चुका था। जब सलीम बंगले पर पहुंचा तो उसने स्कैंडल से बचने के लिए मालकिन को फौरन तलाक दे दी और बच्चे की असल मां निगहत को उसका बेटा वापस देने का फैसला किया। सलीम ने निगहत और उसके बेटी की कफालत का वादा किया और उन्हें एक महफूज गुमनाम जिंदगी फराहम करने का इंतजाम किया। मालकिन को खामोशी से बंगले से निकाल दिया गया। उसका गुरूर और उसकी तमाम दौलत पल भर में खाक हो गई। वो औरत जो एक भिखारन पर मेहरबान हुई थी अब खुद अपने झूठ के बोझ तले दबकर एक भिखारन से भी बदतर हो चुकी थी। निगहत ने अपने बेटे को गोद में लिया तो वो एक नाकाबिले बयान लम्हा था। एक माँ और बेटे का इत्तेहाद। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं एक भिखारन खामोश नहीं रही। मैंने ज़मीर की आवाज़ सुनी थी। सलीम ने मुझे बुलाया। जुबैदा, तुमने हमारे ख़ानदान को एक बहुत बड़ी रुसवाई से बचा लिया। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैंने नए साफ कपड़े फिर से पहने थे लेकिन अब ये मालकिन की साजिश का निशान नहीं थे बल्कि मेरी ज़मीर की आज़ादी का निशान थे। सलीम साहब, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो आपके लिए नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे के लिए किया। मैंने बाहर निकलकर निगहत और उसके बेटे को देखा जो सलीम की हिफाजत में एक नई जिंदगी की तरफ जा रहे थे। मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने उस बंगले, उस जाहो जलाल और उस झूठ की दुनिया को एक बार फिर छोड़ दिया। मैं शहर के उसी नुक्कड़ पर वापस आई जहां मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया मगर अब मेरे अंदर कोई खौफ नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे दिल में मालकिन के दिए हुए कपड़ों की कोई भारी कीमत नहीं थी। मैं एक बार फिर सड़कों पर आ गई मगर अब मेरी गुर्बत पर मेरे ज़मीर की सच्चाई का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं एक भिखारन थी मगर मेरे दिल में एक बादशाह का वकार था जिसने दुनिया के सबसे बड़े राज की हिफाजत नहीं की बल्कि उसे फाश किया था। मैंने मालकिन के दिए हुए कपड़े उतार दिए। ये मेरे जिस्म पर एक नापाक बोझ थे, एक गवाही कि मैं इस झूठ में हिस्सेदार थी। मैंने वो कपड़े आग में डाल दिए और एक लम्हे में वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए, जैसे उस बंगले के सारे ख्वाब धुएं में तब्दील हो गए हों। मैंने दोबारा अपना पुराना खाकी और बोसीदा लिबास पहना। ये मेरा असल लिबास था और मुझे इसमें सुकून महसूस हुआ। मेरे लिए जिंदगी अब भी सड़कों की धूल और भीख के सिक्कों तक महदूद थी मगर अब मेरा जाविया नज़र तब्दील हो चुका था। मैं अब दुनिया को एक भिखारन की नज़र से नहीं बल्कि एक अंदरूनी गवाह की नज़र से देखती थी। मैंने देखा था कि दौलत की चमक के पीछे कैसे घटिया साजिशें और कैसी भयानक खुदगर्जी छुपी होती है। मुझे अब अपनी गुर्बत पर शर्म नहीं थी बल्कि फ़ख्र था। मेरी सच्चाई मेरी दौलत थी। रफ़ीक और गुलाब मेरे पुराने साथी मुझे उस बंगले के राज फाश करने के बाद बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखने लगे थे। उन्होंने मेरी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब वो मेरे साथ खड़े थे।
मैंने उनके साथ मिलकर एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जो सड़कों की नब्ज को महसूस करता था और गरीबों पर होने वाले जुल्म के बारे में खबर रखता था। ये एक गैर सरकारी, गैर मरई अदालत थी जो शहर की गलियों में लगती थी। मालकिन का नाम शहर से गायब हो चुका था। सलीम ने इस मामले को इतनी खामोशी से निपटाया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उस्तानी कुलसूम का क्लिनिक बंद हो गया था और वो खुद शहर से भाग गई थी। खानदानी सलीम ने एक बड़ा सानिया टाल दिया था। मैंने एक दिन दूर से निगहत को देखा। वो एक पार्क में अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। उसका चेहरा खुशी और सुकून से चमक रहा था। वो अब गुर्बत से आज़ाद थी। जब बच्चे ने मुझे देखा तो उसने मेरी तरफ एक लम्हे के लिए देखा और मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझे जानता है। मैंने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। मेरी आंखों में पानी नहीं था बल्कि एक अजीब सी कामयाबी की रोशनी थी। मैं वहां से मुड़ी और दोबारा शहर की गलियों में गुम हो गई। मेरे पीछे कोई ताक़ुब नहीं था, कोई काली गाड़ी नहीं थी और मेरे सामने कोई झूठा बंगला नहीं था। मेरी जिंदगी में अब सच्चाई थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत थी। मैं भीख मांगती थी और अब भी भीख ही मांगती हूँ, मगर अब मैं उस सच्चाई की भीख मांगती हूँ जो मैंने खुद को दी थी। गुर्बत में भी एक ज़मीर को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।